नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट पर भी हमारा फोकस रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और अच्छे संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है और 22,000 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। जापान के बाजार भी हरे निशान में है, करीब 1% की मजबूती वहां पर भी है। कोरिया और शंघाई के बाजार भी आधा % ऊपर कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, एक सपाट कारोबार वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो अच्छी नजर आ रही है। चलिए अब सीधे यहां से चलते हैं मुंबई स्टूडियो विश्व मोहन के पास और उनसे समझ लेते हैं कि बाकी ग्लोबल क्यूज कैसे नजर आ रहे हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एशियाई बाजारों में आप कह भी रही थी, केवल हांगकांग के बाजारों पर दबाव दिख रहा है, बाकी सभी बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, अमेरिकी बाजारों से भी अच्छे संकेत है। डाउ जोन्स फिर से अच्छी तेजी, 156 अंकों की मजबूती डाउ जोन्स में दिखी। नैस्डैक करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुए और S&P 500 5,000 के करीब जा चुका है। अब किससे सपोर्ट मिल रहा है? 3 टेक शेयर्स जहां पे अच्छी मजबूती दिखी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जबरदस्त तेजी, दोनों नए रिकॉर्ड स्तर पे। मेटा प्लेटफॉर्म में भी 3% की तेजी दिखी। तो 3 मैग्निफिसेंट टेक कंपनियों में कल शानदार तेजी दिखी। इसके अलावा कुछ नतीजों वाले जो कंपनियां था, जिसमें डिज्नी अच्छे नतीजों के दम पे करीब 6% की तेजी वहां दिखी। चिप मेकर कंपनी जिसमें सॉफ्ट बैंक का पैसा लगा है, आम में 41% तक की तेजी कल देखने को मिली। तो ये कुछ नतीजों के दम पर बाजार चल रहा है। बाजार में कल मैंने बताया था कि 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फेड अधिकारियों के बयान और दूसरा नतीजे। तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बाजार उससे सपोर्ट ले रहा है। फेड अधिकारियों के जो कल बयान आए थे, ज्यादातर फेड अधिकारी को अभी भी लगता है कि रेट कटौती में अगर जल्दबाजी होगी तो ये बाजार के लिए रिस्क होगा, इसलिए हो सकता है कि दरें घटने में देरी हो। तीसरा एक नया फैक्टर है, वो है जियोपॉलिटिकल कंसर्न को लेकर। हमास और इजरायल में सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही थी। हमास ने प्रस्ताव भी दिया, लेकिन वो प्रस्ताव इजरायल को मंजूर नहीं हुआ, यानी ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, आगे भी ये लड़ाई जारी रह सकती है। तो ये बड़े संकेत है। कुछ अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल जहां पर फिर से तेजी दिख रही है, $79 के ऊपर आ चुका है। अमेरिका में जिस तरह के उत्पादन की बढ़ोतरी कच्चे तेल की उम्मीद थी, उस तेजी से वहां पर उत्पादन बढ़ोतरी नहीं होगी, उससे क्रूड को सपोर्ट मिला। साथ ही सीज फायर नहीं होगा, उस खबर से भी क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड में स्थिरता दिख रही है। डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो वो 104 के नीचे है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है। संकेत खराब नहीं है, अच्छे संकेत कह सकते हैं इसको। और गिफ्ट निफ्टी से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है, और आरबीआई का पॉलिसी पे फैसला भी आने वाला है, वहां से भी काफी क्यूज बाजार आज लेगा। जी पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि फेड ऑफिशियल्स के बयान इस बीच काफी सारे आएंगे, आना शुरू भी हो चुके हैं। कंसेंसस ये निकल कर आ रहे हैं कि एक जल्द ही ब्याज दरों में कटौती शायद ना शुरू करे और इस साल जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम ही कटौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4% के ऊपर बरकरार है, लेकिन पूरी तरीके से बाजार इस वक्त रिएक्ट कर रहा है नतीजों पर। इस वजह से हम देख भी रहे कि S&P 500 ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो लीड कर रहे हैं, खास करके टेक शेयर्स। यहाँ पर नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और करीब 80% से ज़्यादा नतीजे जो आए वो अनुमान से बेहतर ही देखने को मिल रहे थे। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार तेजी है। ऑल टाइम हाई के पास नैस्डैक और S&P 500 कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए, मजबूती बनी हुई है, फोकस पूरा नतीजों पर है, जो कि अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। एक बार FIs और DIs का भी अपडेट ले लेते हैं और यहाँ पर से भी क्यूज पॉजिटिव ही मिल रहे हैं, पॉजिटिव आंकड़े हैं। कैश मार्केट में भी खरीदारी हुई है FIs की तरफ से करीब 1690 करोड़ की।
कैश मार्केट में डीआईआईज ने भी खरीदारी की है 327 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी 1253 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 11,624 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिला है। तो इस वक्त संकेत यहाँ से भी अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आज एमपीसी की बैठक भी है और एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए बाजार की चाल थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। एक बार लेवल समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एक बार है ना एफआईएस के नंबर्स आप देख लीजिएगा। सिर्फ एक डीआईएस के नंबर्स में प्लस है और सभी नंबर्स एफआईएस कैश में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, सभी में एक शॉर्ट है, यानी कि उनकी तरफ से कल बिकवाली हुई है और टोटल लॉन्ग पोजीशंस भी 37% से घटकर कल 34% हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर अभी थोड़ा सा रुकावट भी आपको दिखेगी और ये मार्केट के अंदर रुकावट इसलिए है क्योंकि एमपीसी की बैठक का आज फैसला आना है। देखिए, कल भी मार्केट ने कुछ नहीं किया। अगर पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी सिर्फ 127 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। दोनों ने रेंज मेंटेन की हुई है, स्टॉप लॉसेस पक्के हैं, टारगेट भी पक्के हैं। आज एमपीसी की बैठक जो है वो फैसला कर देगी। ध्यान रखिएगा, आज बैंक निफ्टी का मूव काफी फास्ट होगा और काफी फ्यूरियस होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट पिछले 2 दिन से भर रहा, प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। और अगर आज कहीं भी फेवर में आता है, यानी कि कमेंट्री ऐसी आ जाती है कि आगे चल के कटौती होगी और एग्रेसिव कटौती होगी, इस तरह के इंडिकेशन आते हैं और इकोनॉमी ये बता देती है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हो सकता है बाजार के अंदर आपको एक स्ट्रांग मूव भी आता हुआ दिख जाए। लेकिन फिर भी आज अब जब तक पॉलिसी नहीं आती, तब उससे पहले का मार्केट और उसके बाद के मार्केट में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होगा। तो इसलिए आप थोड़ा देख के ट्रेड कीजिएगा। जो पुरानी पोजीशंस ले रखी है, मैं फिर से स्टॉप लॉस रिपीट कर देता हूँ। 21,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 22,000 का पहला टारगेट, 22,200 का दूसरा टारगेट। बैंक निफ्टी पे भी आपको 45,500 का स्टॉप लॉस रखना है, पहला टारगेट 46,000 का, दूसरा टारगेट 46,200, फिर 500 होगा। ध्यान रखा जाए, बैंक निफ्टी ज्यादा तेज चलेगा। आपको अगर ऑप्शंस में काम में करना है तो 10 बजे के बाद करना। 10 बजे तक डाटा भी आ जाएगा और एमपीसी की बैठक का फैसला भी आ जाएगा। उसके बाद आप काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। आज इवेंट पास ऑन हो जाएगा। थोड़ी वॉलिटिलिटी भी बढ़ी हुई है, 15.5 के आसपास का विक्स भी खड़ा हुआ है और करीब अब 10 शेयर एफ एंडो बैन में आ गए। तो मार्केट के एंजाइटी का मतलब इसी से समझ सकते हैं। पिछले 3-4 दिन से बाजार यहीं खड़ा, धीरे धीरे करके मार्केट की एंजाइटी बढ़ रही है। तो इस एंजाइटी में कोई गलत फैसला ना हो जाए, इसके बी अवेयर। थोड़ा सा रुक के आराम से काम करने का आज दिन होगा। ऑप्शन ट्रेडर्स सिर्फ इंट्राडे काम करे, बीटीएसटी, एसटीबीटी वगैरह कुछ ना करे। ठीक है, तो ये है सलाह आज बाजार पर। ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के काम करें। बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड लेने की सलाह नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि आज एमपीसी की बैठक भी होगी। तो एमपीसी की बैठक के बाद की चाल अलग रह सकती है, उसके पहले की चाल अलग रह सकती है। तो जो डिसीजन ले आप अपने ट्रेड का, वो एमपीसी की बैठक हो जाए, एक बार कमेंट्री आरबीआई गवर्नर की तरफ से निकल जाए, उसके बाद बाजार की चाल वो आगे जिस तरह के बयान निकल कर आते हैं वो आगे बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। तो उस बैठक पर नजर रहेगी, गवर्नर की कमेंट्री पर नजर रहेगी। इसलिए संभल के ट्रेड कीजिए और ऑप्शन ट्रेडर्स को भी सलाह है कि इंट्राडे लेके जाए। बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड करने की सलाह आज के लिए आपको नहीं दी जा रही है, आपको अहम लेवल्स भी बता दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे बाजार में ट्रेड कहां पर ले ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर रणनीति देने के लिए केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, आज कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी में, पॉलिसी के पहले या पॉलिसी के बाद? तो खैर कमेंट्री पर डिपेंड रहेगा किस तरह के बयान निकल कर आते हैं, लेकिन उसके पहले क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। नहीं, मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं जब तक क्रेडिट पॉलिसी आती नहीं है। कुछ कंपेलिंग रीजन है नहीं और मार्केट भी रेंज बाउंड है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के मूव देखेंगे तो बड़ी रेंज है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ट्रेंडिंग मूव उभर के नहीं आ रहा है और ऐसा इवेंट रिस्क है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट पॉलिसी की अनाउंसमेंट आती नहीं है तब तक। और बाकी के स्पेसिफिक कॉल्स की बात करें तो आरईसी पे बाय कॉल रहेगा, इंट्राडे बाय कॉल है। स्टॉक 6 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज मूवमेंट है, यहाँ से अब अपवर्ड ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है।
डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स अब बाय में आ चुके हैं और इंटरडे चार्ट पे भी क्रॉसओवर बाय आ चुका है। तो 508 की एंट्री, 503 का स्टॉप लॉस, 518 का टारगेट इंटरडे बाय कॉल रहेगा आरईसी के लिए। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल रहेगा वो है कैनफिन होम्स। स्टॉक ने 6 महीने का नया हाई किया है कर, मैकेनिकल इंडिकेटर बाय में है, 55 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है। तो एक अप ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक। तो कैनफिन होम्स वंस अगेन इंटरडे रहे 850 के आसपास की एंट्री, 843 का स्टॉप लॉस और 864 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। तो कैनफिन होम्स में भी इंटरडे बाय कॉल रहेगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए कैनफिन होम्स में तेजी करके चल सकते हैं आप 864 के लक्ष्य के लिए। कल 4% ऊपर भी था, अभी भी तेजी करने की सलाह और आरईसी में भी खरीदारी करने की सलाह है 518 के लक्ष्य के लिए। थैंक यू हेमन आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने की। अब चलिए शुरुआत करते हैं नतीजों से और खबरों वाले शेयर्स की भी। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजे बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए? जी बिल्कुल, दो अहम निफ्टी के अर्निंग्स आए हैं जो फोकस में रहेंगे। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे पैट के नंबर्स में थोड़ी गिरावट ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शनल आइटम का इम्पैक्ट देखने मिला है। अब बात करते हैं पावर ग्रिड की, तो ये भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर है और याद रखें ये रेगुलेटेड बिजनेस होती है तो यहाँ पे ज़्यादा कभी भी वॉलेटिलिटी नंबर्स में नहीं देखने मिलता है। अब लुपिन की बात करें तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स रहा है Q3 में, अपडेट्स में, फार्मा में, और यहाँ पे देखें तो नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पे मार्जिन्स में भी देखें तो 760 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला। भारत के मार्केट और यूएस मार्केट दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस आई है। मन्नपुरम फाइनेंस की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, हालांकि थोड़ी सी हम देखें तो एसेट क्वालिटी में जो है थोड़ी सी इशू ज़रूर आई है। स्टार सीमेंट जिस तरह हमने पकड़ा है ट्रेंड सीमेंट कंपनीज़ का या टायर कंपनीज़ का, जहाँ पे उनके मार्जिन्स इंप्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लगभग 524 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स बढ़ा है। वही रेलिगर एंटरप्राइजेज ने भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। बात करते हैं कमिंस इंडिया की, तो कैपिटल गुड्स कंपनी है ये और बहुत शानदार नतीजे लाए हैं। और याद रखिए जो इनके जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने भी इंडिया बिजनेस के लिए अच्छी गाइडेंस दी है और जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी बहुत हाई लेवल्स पे देखने मिले हैं। तो ये अच्छे सेट ऑफ नंबर्स जो है हमें ओवरऑल देखने मिले हैं। बिल्कुल, तो आज ज़्यादातर नंबर्स स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हैं और जो बड़ी निफ्टी कंपनियों के नतीजे हैं टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड, ये अनुमान के मुताबिक ही थे। बाकी सारे नंबर्स मजबूत नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आज फोकस रखिए। इसके अलावा शायद खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स में रहने वाला है पारादीप फॉस्फेट्स और मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मर्जर अनाउंसमेंट किया गया है। अब इन दोनों की मर्जर से जो है आप कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी जो है बन जाएगा। बोर्ड ने अप्रूवल दी है पारादीप फॉस्फेट्स की कि वो अक्वायर करेंगे मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स को मर्जर के जरिए। अब याद रखिए अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हैं, अगर आप मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर के शेयर होल्डर हैं, तो आपको 187 शेयर्स पारादीप फॉस्फेट्स का मिलेगा। कैलकुलेशन हमने किया तो पता चला कि जो अगर मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर के शेयर होल्डर हैं उनको जो है लगभग 20% तक का जो है प्रीमियम मिल सकता है इस डील से, तो एक टाइप से पॉजिटिव है। अब ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि ये डील जो हो रही है वैल्यूएशंस लार्जली इनलाइन है, तो पारादीप फॉस्फेट्स के लिए भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं है। और मैंगलोर केमिकल साउथ बेस्ड फर्टिलाइजर कंपनी है और पारादीप फॉस्फेट्स का नॉन साउथ रीजन में ज़्यादा बोलबाला है, तो उसके कारण इन दोनों का मर्जर के बाद क्या होता है कि पैन इंडिया प्रेजेंस आ जाती है। मार्केट शेयर जो नॉन यूरिया प्रोडक्ट में वो भी एक्सपेक्टेड है 8% से बढ़ के 12% होगा। तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन दोनों स्टॉक्स में ही देखने मिल सकता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जो राइट्स इशू वाली शेयर है उसमें दो बड़े दिग्गज नाम आए हैं। सबसे पहला ऑफकोर्स प्लूटस वेल्थ यूके की मैनेजमेंट फर्म है और दूसरा इंपॉर्टेंट मधुसूदन केला की जो फैमिली ऑफिस है उन्होंने भी स्टेक लिया है। आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो टोल कलेक्शन बहुत स्ट्रांग आया है, 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि तिमाही में जो है और पिकअप टोल कलेक्शंस में होंगे फरवरी और मार्च के महीने में। पीएसपी प्रोजेक्ट्स को लगभग 935 करोड़ का टोटल वर्क ऑर्डर्स आया है और आप कह सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है 3000 करोड़ के नीचे है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। और आखिर में वेल्सपुट एंटरप्राइजेस को 15 साल का
एक बीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट आया है वाटर प्रोजेक्ट को लेके लगभग 4000 करोड़ के ऊपर का। तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, डील्स आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट मर्जर का भी अनाउंसमेंट आया है अगर हम खबरों वाले शेयर्स के बारे में बात करें तो। ओके, थैंक यू शरद आपका समय देने के लिए और सभी स्टॉक्स और खबरों वाले शेयर्स हमारे सामने लेकर आने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी आ रही हैं, नतीजे भी हैं जिस पर कि आज फोकस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और ट्रेडबुज सिक्योरिटी से हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। आज ये शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल से करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की भी खबर है और एक तरफ ये भी न्यूज़ आ रही है कि यूएस में उत्पादन सपाट ही रह सकता है। तो ये सब चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं कच्चे तेल की तेज़ी को। अब यहाँ से कैसे ट्रेड लेना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, यस, आपने जैसे बताया कि अभी जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो फंडामेंटली थोड़े स्ट्रांग है कच्चे तेल के लिए, जहाँ पे यूएस का प्रोडक्शन भी फ्लैट है और जो रेड सी का टेंशन है वो भी ऑन गोइंग है। बट इसराइल हमास का शायद जो सीज फायर है वो भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी कच्चा तेल में थोड़ा ऊपर से दबाव आ सकता है। बट अभी का ट्रेंड अगर देखें तो मुझे लग रहा है अभी भी पॉजिटिव है। आई थिंक 6250 से 6300 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं कच्चे तेल में। तो मेरी राय होगी कि कॉल ऑप्शन द्वारा आप ट्रेड कर सकते हैं 6100 का, 115 के आसपास आप बाय कर सकते हैं 150 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 90 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 90 का होगा, 150 का टारगेट और 6100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह जो कि 115 के पास मिल रहा है। तो अगर क्रूड में आपको ट्रेड करना है आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये रणनीति बताई। और सोने चांदी में आपका भावी क्या व्यू बन रहा है? देखिए, सोने चांदी में अभी भी व्यू तो बेरिश है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज फ्लो है नहीं। लास्ट वीक भी हमने देखा कि यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है और इस बार भी जो मार्च में रेट कट है उसके एक्सपेक्टेशन नहीं बराबर ही है और मे भी शायद एक्सपेक्टेशन कम ही है क्योंकि फेड के जो टोन है इस बार काफी हॉकिश है। तो सोने और चांदी दोनों में दबाव ही रहेगा। हालांकि चांदी में ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो चांदी में सेल की रणनीति जरूर रहेगी, बट थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं क्योंकि काफी ओवरसोल्ड में आ चुका है। तो आज के दिन सोने में भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में अगर उछाल मिलता है 62,750 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 62,400 के टारगेट के लिए और 62,900 का स्टॉप लॉस। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए अगर कोई उछाल मिलता है 70,500 के करीब, 70,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7,800 का। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। इसके अलावा भाविक आखिरी सवाल बेस मेटल्स पर भी होगा। वहां पर आपको कहीं मौके दिखाई दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए? देखिए, बेस मेटल्स में भी वीक ही ट्रेंड है। कल से हम अगर देखें तो एक वीक के लिए चाइना का मार्केट बंद है, इसलिए बेस मेटल्स में डिमांड नहीं आने वाली चाइना की तरफ से। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा वीक ही रहेगा। तो कॉपर एक बेच के चल सकते हैं 715 के करीब, 718.50 के स्टॉप लॉस से और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 710 का। ठीक है, तो कॉपर में आप के लिए ये रणनीति। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए सभी कमोडिटी स्पेस पर। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं एक अहम खबर की और इस बीच ग्लोबल चुनौतियों और क्रूड पर इसके असर पर हमने खास बातचीत की बीपीसीएल के चेयरमैन जी कृष्ण कुमार के साथ। देखिए ये खास बातचीत। Which are those agreements you are looking for, or some of them have already been made with the foreign companies? We are talking. We are on very initial stages. We are just in initial talking stages. Nothing has been finalized. Okay. There are some reports that the BPRL is in agreement with some Brazilian companies for sourcing crude. Is it true? No, that's nothing. That's completely speculative. BPRL doesn't source crude for us. Okay. Along with that, sir, when it comes to current impact in Red Sea, there are some disruption out there. So is there some impact on your sourcing of crude from different parts of the country? Presently, there is no impact. We are watching it with caution. It can impact in future if the conflicts worsen. Right now, nothing is impactful to us. Okay, and taking into account
will there be a separate strategy in terms of sourcing crude from different parts of the country to meet your demand? Of course, we, as usual, will be diversifying our sources of crude. We will look for the best possible rates which we can get so that it economically makes sense. Okay, and so what would be the crude outlook going forward? We believe it will be range bound because it is depending on multitude of factors. So it will be between 80 to 87, 85. It will be range bound between 80 to 85 dollars. Okay, and Unless the conflicts escalate and all that. Right now, we believe in the present condition, crude will be within 80 to 80. तो ये थे जी कृष्ण कुमार, चेयरमैन बीपीसीएल, जो कि ग्लोबल चुनौतियों पर बातचीत करते हुए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की, और ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र आज किन शेयरों पे है बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो बात करते हैं अपोलो टायर्स की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना इक्वल वेट मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 433 रुपीज़ का दे रखा है। उनका मानना यह है कि इस बार हमें जो बीट देखने को मिला था, ऑपरेशनल बीट, वो यूरोपियन बिजनेस की वजह से देखने को मिला था, बट अगर स्टैंडअलोन एबिटा की बात करें तो वो 100 बिप्स से गिरा है सीक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे पीयर्स के साथ, और इसीलिए एक इक्वल वेट जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगली अगर हम बात करें तो वो है उनो मिंडा, जहाँ पे मैक्वेरी ने भी अपना न्यूट्रल स्टांस जो है वो मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 679 रुपीज़ का दे रखा है। उनका मानना यह है कि Q3 के नंबर्स जो थे वो काफ़ी इनलाइन थे। जो वाई ग्रोथ हमें देखने को मिला था वो कहीं पे फेस्टिव डिमांड की वजह से देखने को मिला था इस क्वार्टर में, और आगे जाके नेट डेट जो है कंपनी का वो थोड़ा एलिवेटेड देखने को मिला था, क्योंकि उनका केपेक्स का ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए कुछ न्यूट्रल स्टांस देखने को हमें मिल रहा है उनो मिंडा के लिए। अगर हम अगली बात करें तो वो है नज़ारा टेक, जहाँ पे CLSA ने अपना सेल रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस जो है वो भी घटा के 570 रुपीज़ का दे रखा है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें CLSA के, तो रेवेन्यू में कहीं पे हमें मिस देखने को मिला था। नॉर्डविन जो है उनका यूनिट, वहाँ पे हमें लॉसेस देखने को मिले थे। उसके अलावा 1500 करोड़ है कंपनी के पास कैश, जहाँ पे से कंपनी एक्विजिशंस देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और आगे जाके उन्होंने CLSA ने अपना एस्टिमेट जो है 2 सालों का वो 10 to 24% से घटाया है कंपनी के लिए, और वैल्यूएशन भी कहीं उनको एक्सपेंसिव लग रहा है, और इसीलिए सेल रेटिंग उन्होंने मेंटेन किया है। अगली बात करते हैं HDFC बैंक की, जहाँ पे UBS ने HDFC बैंक के मैनेजमेंट के साथ मीट किया, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने ग्रोथ को लेते हुए। उनका मानना यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिजनेस में वो काफ़ी एक फोकस एरिया रहेगा, और मार्केट शेयर गेन जो है वो भी कंपनी कर सकती है आगे जाके। ब्रांच एक्सपांशन की अगर बात करें तो 10 to 20% ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है ब्रांच एक्सपांशन में, और इसी के चलते हुए UBS ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1900 रुपीज़ का रखा है। और अगली अगर हम बात करें तो वो है नुवामा, जहाँ पे ट्रेंड के अगर हम नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 50% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट जो है वो 140% से बढ़ा है, और इसी के चलते हुए नुवामा ने अपना ट्रेंड के ऊपर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4304 रुपीज़ का दे रखा है। और ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स जो है उसकी वजह से उन्होंने पैट का CAGR जो है वो भी ग्रोथ एस्टिमेट्स दिया है 30% से बढ़ने का, और इसीलिए हमें एक बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है नुवामा की तरफ से। और ऐसे ही जेफरीज की तरफ से भी एक बुलिश चांस देखने को मिला था, बट उन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 3500 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा है ट्रेंड के लिए, और इसी की वजह से हम ट्रेंड के ऊपर भी हमारी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है गौरव, काफ़ी ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी। अगले शो में हम दोबारा से वो सारी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे उसमें HDFC बैंक और ट्रेंड पर कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन